नमस्कार, सुस्वागतम। बीए बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एसएल हिंदी के अंतर्गत आज हम इस सत्र के पाठ्यक्रम की अंतिम रचना जिसका शीर्षक है स्त्री घर का अध्ययन करेंगे। 2 अप्रैल सन 1963 ईस्वी में झांसी में जन्मी रजनी गुप्त द्वारा लिखित यह रचना डायरी विधा से संबंधित है। रजनी गुप्त हिंदी में कहानियाँ तथा पुस्तक समीक्षाएं एवं विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में सृजनात्मक लेखन के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने कथाक्रम नामक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका में संपादकीय सहयोग की भी भूमिका निभाई है। साथ ही विभिन्न पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रताप नारायण मिश्र की स्मृति में दिया जाने वाला युवा साहित्यकार तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सर्जना पुरस्कार समाविष्ट है। स्त्री घर इस रचना में रजनी गुप्त ने अपने अनुभवों के आधार पर स्त्री मन की विभिन्न परतों को अधिक विस्तार से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। नारी मन की विभिन्न भावनाओं को स्त्री घर यह रचना अधोरेखित करती हुई दिखाई देती है। साथ ही इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का स्थान, अपने अधिकारों के प्रति स्त्री की जागरूकता आदि की चर्चा भी स्त्री घर के माध्यम से रजनी गुप्त करती हुई दिखाई देती है। अपने जीवन के उन विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख वे यहाँ पर करती है, जिसके माध्यम से स्त्री जीवन की परत दर परत पाठकों के सामने खुलती चली जाती है। रचना का आरंभ ही कुछ इस प्रकार से होता है कि हर आदमी अपनी सामर्थ्य के मुताबिक ही दूसरों को उसके हिस्से का सुख बख्शता है। सो गहराई में उतरना सीखो, बैठो नदी के भीतर, तभी तुम तरलता को सहजना सीख पाओगी। पत्थर के ऊपर दिन रात बहता पानी भी पत्थर को तरल बनाने की क्षमता अर्जित कर लेता है। इसीलिए नारी को भी अपनी क्षमता को पहचानते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराने का स्वर रचना के आरंभ में ही दिखाई देता है। इसके पश्चात लेखिका एक ऐसे प्रसंग का उल्लेख करती है जिस प्रसंग में उनके विश्वविद्यालयीन जीवनों का अनुभव है। विश्वविद्यालयीन जीवन के अपने इस अनुभव को अभिव्यक्त करती हुई वह लिखती है कि कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलना खुशगवार अनुभव से भर देता है, अर्थात वह क्षण अधिक आनंद से भर देता है। मानो ठंडी हवा का पनीला झोंका अचानक ही शीतलता से सुखद प्रतीति जगा दे। ऐसे में उन पलों को पुनर्जीवित करती हुई वह दिखाई देती है जो पल उन्होंने अपने मित्रों के साथ बिताए थे। वह उल्लेख करती है कि नरेंद्र हमारा प्यारा दोस्त ऊर्जस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व से भरा पूरा, उसकी सदाबहार हंसी ने हम सबके भीतर पुनर्नवा होने का भाव जगाया था। दिल्ली की सड़कें नापते हुए, यहाँ वहाँ की बातें करते हुए 15-16 साल पुराना दौर याद आता है, जब हम जेएनयू की हरी भरी पगडंडियों पे घूमते इतराते हंसते ठिलठिलाते घूमा करते थे। उन्हीं पगडंडियों के कुछ एक पल कितने मनमोहक थे और इन सभी लम्हों को यहाँ पर याद करती हुई लेखिका दिखाई दे रही है और कहती है कि आज इतने वर्षों बाद याद आ रही है वह बीती दुनिया, जिन्हें खूब जतन से संजो कर रखा था। शायद कभी हम एक दूसरे से
फिर मिल पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ उन सारी स्मृतियों का स्मरण एक सुखद अनुभव प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे लिखती है कि आज अपने दाम्पत्य जीवन को जीते समय सोचती हूँ कि इस जीवन में और उस जीवन में कितना अंतर था। जहाँ पर हंसी थी, खिलखिलाना था, इधर उधर मित्रों के साथ गप लड़ाना था, किंतु अब यह दाम्पत्य जीवन उससे बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पर कितना ठहराव है, कितनी जड़ता है और एक प्रकार की ऊब है। हम व्यस्त हैं मगर पैर घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम कितना बोझिल लगता है। घर गृहस्थी बच्चों के बीच झूठा जीवन जीते हैं। अधिकतर दंपत्ति अर्थात प्रदर्शन के लिए कुछ और मानदंड तथा जीने के लिए कुछ और। यहाँ पर ऐसे दाम्पत्य जीवन का उल्लेख लेखिका कर रही है जिनमें दिखावे के लिए कुछ और मानदंड के साथ जीना पड़ता है, तो जीने के लिए कुछ और ही मानदंड होते हैं। इन दोहरे तिहरे मानदंड को अपनाते हुए जीवन में आगे की ओर चलना अर्थात मार्ग में बाधा का आ जाना सिद्ध होता है। फिर भी कहती है कि स्त्री हूँ तो तमाम विसंगतियों और विषमताओं को जीने की मजबूरी में ही सांस लेनी पड़ती है। कालांतर में विवाह तथा संतान प्राप्ति के पश्चात एक नारी पूरी तरह से बंध जाती है, चाहकर भी उसके कदम आगे की ओर नहीं बढ़ पाते, क्योंकि भागकर जाओगी भी तो कहाँ, जाकर तो देखो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। जैसे वाक्य एक नारी को अपने पति तथा संतान से सुनने होते हैं। इसीलिए लेखिका लिखती है कि खतरे बाहर भी हैं और अंदर भी। सदियों से स्त्री इन्हीं खतरनाक रास्तों पर चलती आ रही है, किंतु फिर भी उसमें एक प्रकार की गजब की जीवटता है, जो अपना जीवन जीती है, कभी बच्चों के बहाने तो कभी घर को बचाने के लिए। किंतु विवाह संस्था को हिंदुस्तान में स्त्री ही चला रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेखिका प्रश्न करती है कि देखते हैं कब तक चलती है ये। बच्चे शायद कभी सेतु बनते भी हो, मगर स्थायी तौर पर वे सेतु नहीं बन पाते माता पिता के मध्य। अर्थात भारतीय नारी के मन की भावनाओं को यहाँ पर लेखिका अपनी भावनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करती हुई दिखाई दे रही है। कहती है कि मानो हिंदुस्तान में विवाह संस्था को चलाने का दायित्व स्त्रियां ही वहन कर रही है, कभी अपनी संतान के प्रति तो कभी अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की दृष्टि से वह अपने अधिकारों को मिटाकर पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के अधीन रहकर व्यवहार करती है। किंतु आखिर यह सब कुछ कब तक चलता रहेगा, जैसा प्रश्न भी लेखिका यहाँ पर उपस्थित करती हुई दिखाई दे रही है। आगे वे लिखती है कि माँ कहती है संघर्षों की आंच में जो तपा नहीं, आंसुओं की बाढ़ ने जिसे डुबोया नहीं, उसने जीना सीखा ही नहीं। कहो कैसा मान और कैसा अपमान, सिर्फ काम करती रहो, उसी पर तुम्हारा अधिकार है। दुनिया के तमाम रिश्तों पर स्वार्थ की मोटी चादर पड़ी रहती है, सो इस तरफ से निरपेक्ष होने की ही कोशिश करो। एक स्त्री को हमेशा यह बात सिखाई गई है कि मान और अपमान की परवाह किए बगैर तुम्हें केवल अपने कर्तव्य पथ पर
चलना चाहिए। बाकी किसी भी बात की चिंता किए बिना जो तुम्हारा दायित्व है उसे निभाने का प्रयास करना ही एक स्त्री जीवन की सार्थकता समझा जाता है। किंतु इस कर्तव्य से परे भी स्त्री का अपना एक जीवन है, उसकी अपनी एक दुनिया है जो उसके मन के भीतर ही पनप रही है, और इसी मन के भीतर बसने वाली दुनिया को उजागर करती हुई यहाँ पर लेखिका दिखाई दे रही है। इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के वर्चस्व को स्थापित किया गया है तथा स्त्रियों को दोयम स्थान की अधिकारिणी माना गया है। स्त्री चार दीवारी की चौखट लांघ नहीं सकती है, इतना अधिकार भी पुरुषों ने उसे नहीं दिया है, क्योंकि पुरुष को लगता है मैं सम्राट हूँ, सो मेरे शासन में रहने वाली प्रजा को मुझे चुनौती देने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर लेखिका पुरुष को सम्राट तथा स्त्री को प्रजा जैसे शब्दों से संबोधित कर रही है। पुरुष को लगता है कि ये मेरी सत्ता है, मेरी हैसियत है और मेरा प्रभाव है, सो मेरे अधीन रहने वाली नारी अर्थात मेरी प्रजा मेरे बराबर होने की हैसियत नहीं दिखा सकती। यदि महिला अपने अधिकारों को मांगने की कोशिश करती है तो यह पुरुष प्रधान समाज इसे अपनी मर्जी के विरोध में समझता है, और इस प्रकार से यदि मनमर्जी होगी तो भी स्त्री अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि आखिर रहना तो उसे है पुरुष के अधीन ही। जैसी विभिन्न वास्तविक स्थितियों को इस रचना के माध्यम से लेखिका उल्लेखित करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख भी वह करती है जिसके माध्यम से एक के बाद एक नारी मन की विभिन्न परतें पाठकों के सामने उभर कर आती है, और अंत में लेखिका का यह कहना कि कब तक रिश्तों का यह खोखलापन हमें कचोटता रहेगा, संबंधों का दिखावटीपन हमारे भीतर एक खालीपन कब तक सृजित करता रहेगा, और हम कब तक अकेले, उदास, हताश और अवसन्न अपना जीवन बिताते रहेंगे। नितांत अकेले रहेंगे जिस दिन हम इस इकलौते सच को स्वीकार करके जीना शुरू करेंगे, उसी दिन से हमारे सोच के दायरे विस्तृत होने लगेंगे। तेरा मेरा के एहसासों को छूमंतर करना होगा, और इसीलिए इस संसार में जो कुछ है ईश्वर प्रदत्त है, उसी का त्याग पूर्वक उपभोग करो। किसी के हिस्से का भी दुख न आए और हम किसी के दुख का निमित्त न बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें जीवन में आगे की ओर बढ़ना होगा। स्त्री घर इस डायरी विधा से संबंधित रचना में लेखिका ने नारी मन के विभिन्न परतों की अभिव्यक्ति उन घटनाओं के माध्यम से, उन प्रसंगों के माध्यम से की है जिन प्रसंगों को लेखिका ने स्वयं एक नारी होने के नाते जिया है, और उसी स्त्री जीवन संघर्ष को स्त्री घर इस रचना में मूर्त रूप प्रदान किया है। स्वानुभूति तथा विविध प्रसंगों के उल्लेख के माध्यम से नारी जीवन के अलग अलग पहलुओं को भी इस रचना में बखूबी से देखा जा सकता है। स्त्री घर इस रचना के साथ ही हमारे इस सत्र के पाठ्यक्रम का भी अंत होता है। इस सत्र का पाठ्यक्रम
प्रयोजनमूलक हिंदी के पाठ्यांश तथा गद्य के विविध आयाम नामक पुस्तक की 5 रचनाओं में विभाजित था। इस पूरे सत्र में गद्य के विविध आयाम में संकलित इन 5 रचनाओं तथा प्रयोजनमूलक हिंदी के समग्र पाठ्यांश पर हमने विस्तार से चर्चा की है। धन्यवाद।